हेलो दोस्तों, मैं प्रेम सर। और जैसे हम अकाउंट सीख रहे थे, अकाउंट्स में प्रीवियस क्लासेस में हमने जर्नल एंट्री सीखा। जर्नल एंट्रीज की 2 वीडियोस मैंने आपके चैनल पर अपलोड किया है। आप आई टैब पर जाकर देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने जर्नल एंट्री के बेसिक केसेस सीखे कि कैसे जर्नल एंट्री बनाई जाती है, क्या जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है और जर्नल एंट्री में कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने सीखा कि जर्नल एंट्री में कौन सी ऐसी स्पेशल ट्रांजैक्शन है या स्पेसिफिक केसेस हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक उन पार्ट्स को नहीं देखा तो सबसे पहले उन पार्ट्स को देखें, तभी आप आज आगे की क्लास समझ पाएंगे। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट, वो भी किसका? जीएसटी का। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि जर्नल के साथ गुड्स और सर्विसेज टैक्स का कैसे यूज करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी का अगर पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से सीखना है, डिटेल में सीखना है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लास्ट तक देखें, तभी आप जीएसटी की पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पाएंगे। तो जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, इससे पहले क्या होता था कि गुड्स के लिए अलग से एक्ट होता था जिसे हम सेल टैक्स, वैट या सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स बोलते थे। सर्विसेज के लिए अलग से हमारा एक्ट था, सर्विस टैक्स एक्ट। अब दोनों ही डिपार्टमेंट ने क्या किया, मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बनाया जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, या शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं। हमारे इंडिया में ढेर सारे एक्ट थे और बहुत सारे मल्टीपल टाइप के टैक्सेस थे जो अलग अलग तरीके के गुड्स और अलग अलग तरीके की सर्विसेज पर डिफरेंट रेट से लगते थे। अब वन नेशन वन टैक्स की कॉन्सेप्ट के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया कि अगर एक इकोनॉमी, एक देश है, तो देश में पूरे टैक्स का रेट और टैक्स का सिस्टम भी एक ही होना चाहिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को डिटेल में समझने के लिए वीडियो जरूर ध्यान से देखें। अब देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो है इंट्रा स्टेट टैक्स, और दूसरा है इंटर स्टेट टैक्स। इंट्रा स्टेट टैक्स कह सकते हैं, या बेटर होगा कि आप ट्रांजैक्शन बोले, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर ही डिसाइड किया जाता है टैक्स का रेट। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? लेन देन। अगर हमने जो ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमने सामान बेचा है या सर्विसेज प्रोवाइड किया है। अगर हमने सामान और सर्विसेज जो भी बेचा है, सेल किया है या परचेज किया है, अपने ही स्टेट के अंदर किया है। मान लीजिए मैं दिल्ली में ही माल खरीदता हूं और दिल्ली में ही सप्लाई करता हूं, अदर स्टेट में नहीं जाता, तो वहां पर उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन सेम स्टेट, अपने एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन करना, खरीदना और बेचना, उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। दूसरी होती है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट का मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। तो आपने एक स्टेट की बाउंड्री को क्रॉस करके जब अदर स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन किया, तो उसे कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। मीन्स आउटसाइड द स्टेट, अपने राज्य से
दूसरे राज्यों में हमने माल खरीदा या बेचा, तो वहां पर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है अपने ही राज्य में, उसमें दो तरीके का टैक्स लगता है। एक तो है आपका सीजीएसटी, सीजीएसटी जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी। और दूसरा है एसजीएसटी जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब आप अपने ही स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर दो तरीके का टैक्स लगता है, एक तो सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। इन दोनों की रेट हमेशा इक्वल होती है। मान लीजिए जीएसटी की रेट 18% है हमारी ट्रांजैक्शन पे, क्योंकि अलग अलग तरीके की गुड्स पर अलग अलग रेट से टैक्स लगता है। बट जो भी टैक्स है वो एक स्टेट में सेम होगा, और एक स्टेट ही नहीं बल्कि पूरे देश में सेम होगा, पूरे नेशन में सेम होगा। अब मान लेते हैं कि हमने कोई ट्रांजैक्शन, कोई गुड्स परचेज किया जिस पर 18% का मान लीजिए टैक्स लगना है, जीएसटी लगना है 18%। तो वो 18% की जीएसटी दोनों ही स्टेट में 9%, दोनों ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9%, स्टेट गवर्नमेंट के पास 9%, दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ये सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी ट्रांजैक्शन हुई उस पर अपना टैक्स चाहिए, स्टेट कहता है मुझे अपना टैक्स चाहिए। तो हुआ क्या, जीएसटी की रेट अगर 18% है, मींस मान लीजिए 18% है हमारी जीएसटी, तो वो 18% को हम 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी में डिवाइड कर देंगे। समझ आया? मतलब जीएसटी की रेट जितनी भी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है और जो एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, दोनों को इक्वल इक्वल। अगर ये रेट 12% है, 12% है, तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी होगा। समझ आ गया? ये तो हुई स्टेट लेवल ट्रांजैक्शन की बात। अब अगर हम ट्रांजैक्शन अपने स्टेट से बाहर जाके करते हैं, हमने दिल्ली से माल खरीदा बट बनाने के बाद हमने उसे पंजाब में बेचा, यूपी में बेचा, मध्य प्रदेश में बेचा, हरियाणा में बेचा, जो भी नेबरिंग स्टेट है वहां पर बेचा, तो उस केस में इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोला जाएगा और इस पर लगेगा आईजीएसटी जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किसको मिलता है? ये सेंट्रल लेवल का टैक्स है और ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही 18% मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर अदर स्टेट के साथ आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आईजीएसटी लगता है और जीएसटी की पूरी रेट जितना भी टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों का मतलब क्या है। अगर आप अपने स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो दो तरह के टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो कि इक्वल, दोनों का सम करेंगे तो इक्वल होगा टोटल रेट ऑफ जीएसटी। और अगर आप अदर स्टेट से ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन दो टैक्स की जगह एक सिंगल टैक्स लगेगा जिसे कहते हैं आईजीएसटी, जो कि जीएसटी के रेट के बराबर होगा। अब अगर आपको ये जीएसटी का इतना सिस्टम समझ आ गया तो अब इस जीएसटी को हम अपने ट्रांजैक्शन में जर्नल एंट्रीज में कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। जैसे पहली ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, when goods is
purchased within same state अगर हमने अपने ही स्टेट में माल खरीदा है, अपने ही स्टेट में माल खरीदा है तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, इस पर हमारे ये दो टैक्स लगेंगे। बट हम इसे जर्नल के अंदर कैसे दिखाएंगे? तो जो भी गुड्स हमने परचेज किए, मान लीजिए हमने 1 लाख रुपीस के गुड्स परचेज किए, तो परचेज अकाउंट में हमें गुड्स की कॉस्ट दिखाना है। मान लीजिए 1 लाख रुपीस का गुड्स हमने परचेज किया, तो हमें अपने गुड्स के, अपने सामान के तो पैसे 1 लाख रुपए देने ही हैं, साथ ही साथ ये दोनों टैक्स भी देने हैं। जब हमें टैक्स पे करना है, ध्यान से समझना है, यहाँ पे जो गुड्स हमने खरीदे ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है? इनपुट है। इनपुट का मतलब कि मटेरियल जो जिससे हमें माल बनाकर बेचना है, अभी हमारे पास जो माल आया है इनपुट के रूप में आया है, इसलिए हम इस पर जो टैक्स लगाएंगे उसके साथ भी लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट। मान लीजिए कि ये 9% हमें GST लगाना है, तो 9% GST भी हमें पे करना पड़ेगा, मीन्स 9000। इस 1 लाख का 9%, 9000 हमें CGST पे करना है, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी हमें टैक्स देना है। तो CGST के बाद SGST भी हमें लगाना है, जिसकी रेट इक्वल होगी CGST के बराबर ही, मीन्स इसी 1 लाख का 9%, 9000 हमें स्टेट गवर्नमेंट को भी देना है। अब एक गवर्नमेंट को देते हो, दूसरी गवर्नमेंट रूठ जाती है, कहती है हमारे स्टेट में ट्रांजैक्शन किया और हमें टैक्स नहीं दिया, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। तो हमें दोनों को इक्वल इक्वल टैक्स देना है, ठीक है। और अब हमें जो पेमेंट करना है, कैश के थ्रू कर सकते हैं पेमेंट, या बैंक के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर हमारी ट्रांजैक्शन उधार है, हमने अभी पैसे नहीं दिए, तो यहां पर सप्लायर का नाम लिखेंगे, सप्लायर का नाम लिखेंगे। सप्लायर मीन्स क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स अकाउंट। अब हमें टोटल पैसे कितने देने पड़ेंगे? देखो गुड्स हमने 1 लाख के परचेज किए हैं, बट साथ ही हमें टैक्स भी पे करना है, तो टोटल मिलाकर 1,18,000 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे। 1 लाख रुपीज गुड्स के और 18,000 रुपीज का हमें टैक्स पे करना है। तो ये तो हो गई कि जब हमने गुड्स परचेज किए। अब अगर खरीदे हुए गुड्स में से आप कोई माल वापस करते हो, आपने मान लो 1 लाख के गुड्स परचेज किए, बट आपका कुछ माल डिफेक्टिव निकल गया, कुछ कमी थी उसमें, या वो माल नॉट अप टू सैंपल था, तो आपको माल वापस करना पड़ेगा। तो वापस करने के केस में ये जो टैक्स हमने पे किया है, ये टैक्स रिवर्स हो जाएगा। देखिए कैसे, when purchased goods, when purchased goods are returned, जब खरीदा हुआ माल आप वापस करते हो तो एंट्री कैसे बनाएंगे हम? तो जब माल खरीदा हुआ वापस करते हैं तो हमारे पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, या उधार माल खरीदा था तो आपकी लायबिलिटी घट जाएगी, जैसे ही आप माल वापस करोगे तो सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर दोगे। 2, जो माल आपने खरीदा था परचेज अकाउंट में दिखाया था, अब आपने वो वापस कर दिया, तो इसके लिए नया अकाउंट ओपन करना है, जिसे कहते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। तो 2 परचेज रिटर्न अकाउंट। इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं इसे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट, मान लीजिए हमने 10,000 रुपए का माल वापस किया है, तो ये 10,000 रुपए का तो माल वापस हुआ, बट इस पर जब माल हमने खरीदा था तो हमने तो टैक्स दिया था,
इसलिए टैक्स भी हमारा कम किया जाएगा। कितना? उतने ही परसेंट से 2। जब माल आपने खरीदा था तो आपने टैक्स किस नाम से दिया था? देखिए, इनपुट सीजीएसटी के नाम से। तो यहां पर यही दोनों टैक्स वहां पर क्रेडिट हो जाएंगे। तो 2 इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इसका 9% 900 रुपीज। और हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स दिया था, उस टैक्स को भी हमें रिवर्स करना है एसजीएसटी अकाउंट। इसी 10,000 का 9% 900, टोटल मिला के हो गया 11,800। तो ये एंट्री हमें कब करना है? जब हमने जो माल खरीदा था उसमें कुछ माल हमारा, कुछ गुड्स हमारे डिफेक्टिव निकल गए या नॉट अप टू सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं निकले, तो हमने वो गुड्स वापस कर दिए। तो जब माल खरीदने पर हमने टैक्स पे किया है, ये टैक्स हमने पे किया है, तो अगर हमने वो गुड्स वापस कर दिए तो उस टैक्स का रिवर्स भी हमें मिलना चाहिए। इसलिए इसी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को ही हम यहाँ पर क्रेडिट करके अपनी टैक्स लायबिलिटी घटा देंगे, कम कर देंगे। ये तो बात हुई गुड्स परचेज करने की, ठीक है। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि अगर हमने कोई एसेट्स परचेज किया है तो उस पर जीएसटी कैसे लगाएंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा, अगर गुड्स की जगह हम एसेट्स परचेज करते हैं तो एंट्री चेंज हो जाएगी। क्या चेंज आएगा वो आप समझ लीजिए। मान लीजिए व्हेन एसेट्स इज परचेज्ड, आपने एसेट्स खरीदा, मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा है, बिजनेस की एसेट्स, तो आप उस एसेट्स को डेबिट करेंगे। मान लीजिए मशीनरी खरीदा है तो मशीनरी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। 1,00,000 रुपए की मशीनरी खरीदा है तो मशीनरी पर भी हमें यही टैक्स पे करना है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, और जो भी एप्लीकेबल रेट है उस एप्लीकेबल रेट से हमें पेमेंट करना है। चेंज क्या आ जाएगा अगर मशीनरी की नगद पेमेंट आपने कर दिया है? अगर मशीनरी की नगद पेमेंट कर दिया है तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होंगे, और उधार अगर एसेट्स आपने खरीदा है तो आप यहां पर उस सप्लायर का नाम लिखेंगे जिससे आपने एसेट्स खरीदा है, मींस वेंडर का नाम लिखना। वेंडर मींस क्या होता है? सेलर। तो आपको टैक्स की जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल वैसे ही दिखाना है जैसे गुड्स के केस में आपने दिखाया है। तो ये आपको जब एसेट्स खरीदोगे तो ऐसे एंट्री करोगे। आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं, अगर परचेज के अलावा हमने गुड्स बेचे भी है, अब बिजनेस कर रहे हैं तो खरीदने के साथ हम माल बेचेंगे भी, तो बेचेंगे तो कैसे हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो आप समझ लीजिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर जीएसटी में आप बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना चाहते, परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहें, आपको पूरी कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ आ जाएगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कहीं भी कोई डाउट ना बने। अब मान लीजिए हमने गुड्स बेचे, व्हेन गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब वो मटेरियल, वो माल जो जिसमें हम डील करते हैं। मान लीजिए मैं स्टेशनरी प्रोडक्ट में डील करता हूं, तो स्टेशनरी का मतलब है मैंने रजिस्टर, पेन, पेंसिल खरीदे, वो मेरे गुड्स है। अगर मैं क्लॉथ बिजनेस में डील करता हूं, कपड़े खरीदने बेचने का बिजनेस है, तो वो क्लॉथ मेरे लिए गुड्स है। तो जब आपने गुड्स बेचे, व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब आप खरीदा हुआ माल बेचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको अगर कैश मिल गया है, नगद पेमेंट आ गई, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। अगर पेमेंट चेक से आई है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर आपने गुड्स उधार बेचे हैं, क्रेडिट पर बेचे हैं,
तो आप ऐसे में कस्टमर अकाउंट को डेबिट करेंगे। कस्टमर को अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं डेटर, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब आपने माल कितने में बेचा है? मान लेते हैं कि जो माल हमने खरीदा था 1 लाख का, उसे हमने 1,50,000 में बेच दिया। 1,50,000 में हमने गुड्स बेच दिए। तो जो बेचे हैं हमने माल कस्टमर को, उससे हमें 1,50,000 तो गुड्स के लेना है, साथ ही साथ हमने कस्टमर से ये दोनों टैक्स भी कलेक्ट करने हैं। अब ये गुड्स हमने कहाँ बेचे हैं? अगर अपने स्टेट में बेचे, व्हेन गुड्स आर सोल्ड विद इन सेम स्टेट, अपने ही स्टेट में माल हमने बेचा है, सेम स्टेट में, तो CGST और SGST ही लगेगा। तो यहां पर अब आपको समझना है, जो माल हम खरीदते हैं वो तो हमारे लिए इनपुट था, बट वही माल जब हम बेच देते हैं तो वो हमारे लिए आउटपुट बन जाता है। हमने जो बेचा वो हमारा आउटपुट है, इसलिए आप आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट लिखेंगे। अब मान लीजिए 9% का रेट है, क्योंकि जिस रेट से परचेज पर टैक्स लगता है उसी रेट से सेल पर भी टैक्स लगता है। तो हमें इस 1,50,000 का 9%, 13,500 का CGST और 13,500 का SGST कस्टमर से चार्ज करना है। मतलब कस्टमर से ना केवल हमें गुड्स के पैसे लेने हैं, बल्कि हमें टैक्स के भी पैसे लेने हैं। और गुड्स पे देखिए, ध्यान से समझना इस बात को, हम ये टैक्स कस्टमर से तभी चार्ज करते हैं जब हम रजिस्टर्ड सेलर हैं, रजिस्टर्ड बायर हैं। हमने अपना रजिस्ट्रेशन GST डिपार्टमेंट में करा दिया है, हमारे पास GST नंबर है, तो तभी हम अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज कर सकते हैं। समझ आया? तो टोटल हमें कस्टमर से कितने लेने हैं? 1 लाख, ये हो गए आपके 27, तो 1,77,000 रुपीज हमें कस्टमर से चार्ज करना है। ये बात हुई जब हमने गुड्स बेचे। बट कई बार जैसे हमने माल खरीदा था और वापस कर दिया, ऐसे ही अगर हमारा बिका हुआ माल कस्टमर हमें वापस कर दे, तो फिर क्या एंट्री करेंगे? व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न, when sold goods are returned, जो आपने माल बेचा था वो माल कस्टमर ने वापस कर दिया, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत। तो जब भी कस्टमर माल वापस करता है, हमें एक नया अकाउंट ओपन करना है जिसे कहते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट, या फिर हम इसे और क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। इनवर्ड का मतलब वापस आना, आउटवर्ड बाहर जाना, इनवर्ड वापस आना। तो जब भी बिका हुआ माल आपका वापस आएगा, आपको नया अकाउंट ओपन करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब मान लीजिए कस्टमर ने 10,000 रुपए का माल वापस कर दिया, तो 10,000 रुपए का तो गुड्स वापस आ गया, साथ ही साथ कस्टमर से हमने जो टैक्स चार्ज किए थे, हमें उस टैक्स का भी क्रेडिट देना पड़ेगा, कस्टमर को टैक्स वापस करना पड़ेगा। तो यहां पर यही दोनों टैक्स, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ये आउटपुट वाले ही अकाउंट या टैक्स हमें डेबिट करना है। आउटपुट CGST अकाउंट एंड आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। और इन्हें डेबिट करना है कितने से? अगर हमने 9% चार्ज किया था, तो 9% के रेट से 900 रुपीज एंड 900 रुपीज, और कस्टमर को हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे कितने?
टू बैंक अकाउंट या डेटर अकाउंट 11,800 रुपये। समझ आ गया? ये दोनों का, तीनों का टोटल हमें वापस करना पड़ेगा 11,800। तो ये जो हमने पढ़ा, ये तो अभी हमने स्टेट लेवल ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की बात किया है। अब हमें समझना है कि अगर अदर स्टेट से हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो आईजीएसटी लगता है, बट आईजीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो ये अगर आपने नोट कर लिया है तो इसे मैं मिटा देता हूं। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि अगर हमने अदर स्टेट से गुड्स परचेज किए हैं, अगर हमने अदर स्टेट से गुड्स परचेज किए हैं तो कैसे हम टैक्स का ट्रीटमेंट करेंगे। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों से माल हमने खरीदा है। अदर स्टेट का मतलब दिल्ली में रहते हैं, बिजनेस हमारा दिल्ली में, हमने पंजाब से माल खरीदा, हरियाणा से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, अदर स्टेट से माल खरीदा है। उस केस में इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पर आईजीएसटी लगता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो जब हमने गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट में तो हमें डेबिट करना है जितनी वैल्यू के गुड्स खरीदे। मान लीजिए 1 लाख रुपीस के गुड्स हमने परचेज किए हैं अदर स्टेट से, तो हमें गुड्स के तो पैसे देने ही हैं 1 लाख रुपीस, साथ ही हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी पे करना है। तो जो गुड्स खरीदते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? इनपुट है, इसलिए इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, और ये मान लीजिए 18% है, तो हमें इस 1 लाख का 18%, 18,000 रुपीज का टैक्स भी देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसे इनपुट आईजीएसटी बोलेंगे। ये सम किसके बराबर होता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी के सम के बराबर होता है आईजीएसटी। 2, अगर हमने नगद पेमेंट कर दिया है तो कैश अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, कैश घटेगा बिजनेस का। बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक एसेट से बैंक घटेगा, और उधार खरीदा है तो सप्लायर मीन्स क्रेडिटर के अकाउंट को हम क्रेडिट करके बढ़ा देंगे, और हमें देना है सप्लायर को 1,18,000 रुपीज। समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर कमेंट करके या व्हाट्सएप पर मुझे क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं, जो भी डाउट है। तो ये तो हुआ कि जब आप अदर स्टेट से ट्रांजैक्शन करते हैं, गुड्स परचेज किया है, तो आईजीएसटी वर्ड यूज करेंगे सीजीएसटी की जगह। ये पूरा टैक्स किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके दोस्तों की हेल्प होगी। चलिए, ये तो बात हुई बिजनेस में एसेट्स खरीदने की या गुड्स खरीदने और बेचने की। अब हम आते हैं कि अगर हमें बिजनेस में एक्सपेंसेस पे करना है तो एक्सपेंसेस पर भी जीएसटी लगता है, बट सारे एक्सपेंसेस पे नहीं लगता। वो चीज मैं अभी आपको बताऊंगा, ऐसी 10 ट्रांजैक्शन जिन पर की जीएसटी नहीं लगता। बट अब जैसे नॉर्मल एक्सपेंस लाइक बिल्डिंग का रेंट हमने पे किया है तो हमें उस पर जीएसटी के साथ लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है। तो व्हेन expenses is paid, जब हम एक्सपेंस पे करते हैं तो एक्सपेंस के साथ जीएसटी पे करना, ध्यान रखो मैंने अभी आपको बताया
सारे एक्सपेंस के साथ जीएसटी नहीं लगता। बिजनेस में जैसे वेजेज एंड सैलरी हम अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता। टेलीफोन बिल पे करते हैं, पानी का बिल पे करते हैं, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। अब जैसे मान लीजिए आपने रेंट पे किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट एक एक्सपेंस है। लैंडलॉर्ड को मान लो हमें 50,000 का रेंट देना है, तो 50,000 का तो रेंट देना ही है, साथ ही रेंट के साथ हमें जीएसटी का भी मीन्स हमें टैक्स भी पे करना है। तो जब भी हम पे करते हैं उसके लिए इनपुट वर्ड लगाते हैं, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। मान लीजिए 6% टैक्स है, तो 6% इस 50,000 का 3,000 रुपए का तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को भी हमें 6% टैक्स देना है, जो कि 3,000। इसका मतलब रेंट जो हमें पे करना है अपने मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को, वो टोटल मिला के कितना पे करना है, 56,000 टू कैश या बैंक अकाउंट। या फिर अगर रेंट पे करना अभी बाकी है, पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो आप आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट में दिखाएंगे, मीन्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना, 56,000। तो ये तो हुई बात एक्सपेंसेस पर जीएसटी के ट्रीटमेंट की, कि खर्चा कोई भी पे करोगे, रेंट है, स्टेशनरी है, उन पर हमें रेगुलर एक्सपेंसेस पर टैक्स देना पड़ता है। अब हम ये सीख लेते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हैं जिन पर ये जीएसटी नहीं लगता, वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन के नाम मैं आपको लिखकर बताता हूं, इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब हमें क्या सीखना है कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जिन पर कोई टैक्स, जीएसटी जैसा टैक्स नहीं लगता, मींस जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। तो ट्रांजैक्शंस ऑन विच जीएसटी इज नॉट लिवाइड, लिवाइड का मतलब लगाना। तो वो ट्रांजैक्शन जिन पर जीएसटी नहीं लगता, वो कौन सी ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में क्या लगाना पड़ता है, कैपिटल। तो कैपिटल जो बिजनेस में लगाते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। तो एक मिनट, तो जीएसटी किस पर नहीं लगता, ऑन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और contributed in his own business। अपने ही बिजनेस में आपने जो पैसा लगाया कैपिटल के रूप में, उस कैपिटल पे कोई जीएसटी नहीं लगता। आपने जो पैसा लगाया उस पर तो जीएसटी नहीं लगा। ऐसे ही अगर आप अपने बिजनेस से पैसा घर के लिए निकालते हैं, ड्राइंग कहते हैं उसे अकाउंट में, तो ड्राइंग्स पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता। ऑन ड्राइंग्स मेड फ्रॉम बिजनेस। अगर आपको ये नहीं पता कि ड्राइंग्स किसे कहते हैं, तो ड्राइंग्स का मतलब होता है कि पर्सनल यूज के लिए
आपने अपने बिजनेस से बिजनेस के गुड्स या कैश घर के खर्चे के लिए निकाला है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं और ड्राइंग्स पर भी जीएसटी नहीं लगता। ऐसे ही पैसा हमें जरूरत पड़ती है बैंक में जमा करने की, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। बिजनेस में हमारा करंट अकाउंट है, तो जब हम पैसा बैंक में जमा करते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। ऑन डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक, जब आप बिजनेस का कैश बैंक में जमा करते हैं तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता। अब जमा करने पर कैश टैक्स नहीं लगता तो बैंक से पैसा निकालने पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। ऑन विथड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, फॉर बिजनेस, आपके बिजनेस में पैसों की जरूरत थी, आप बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा बिजनेस के लिए निकालते हैं, विथड्रॉवल करते हैं, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता। आगे है, आप अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। ऑन सैलरी और वेजेस, वेजेस मीन्स मजदूरी, सैलरी मीन्स वेतन, आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस पे किया है तो ऑन सैलरी एंड वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज, आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस पे किया, वर्कर्स को वेजेस पे किया, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता। अगर ये 5 पॉइंट आपने नोट कर लिए तो मैं आपको आगे और पॉइंट्स बता देता हूं। नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आगे बताता हूं, नीचे का आप नोट कर लेना। ऑन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने अपना बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। ऑन पेमेंट ऑफ वाटर बिल, इन पर भी जीएसटी नहीं लगता। तो ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिन पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, तो आपको ये जीएसटी की कॉन्सेप्ट कैसी लगी और कितना समझ आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप मुझे कमेंट में मेंशन करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी की। ठीक है, और अगली क्लास में हम अगली वीडियो में लेकर आते हैं अगला चैप्टर, जिसे गलती से भी मिस मत करना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका नाम है लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। कैसे जर्नल से लेजर बनाए जाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, उसे अच्छे से समझने के लिए अगली वीडियो आएगी, आप उसे मिस नहीं करना। और वीडियो अगर अच्छे से समझ आ गई आपको, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।